तो जब न्यायपालिका खरीदने की बात शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ बच रहा है। देखिए, लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनता की अभिव्यक्ति की उसे आज़ादी होती है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। संसद भवन पर चढ़ाई करके नहीं करेंगे तब तक ये मानने वाला नहीं है, कि पाप कभी हार मानता ही नहीं है, अंत तक नहीं मानता। कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR करे, उस मजिस्ट्रेट को ही रात में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है संविधान? नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया था, उस लाइन में मरने वाली। इसका मतलब है कि सारे को अपने डर हो गया है और एक दूसरे के पलड़े में फेंक रहे हैं। हमारी न्यायपालिका हो गई जो कि हमें क्लियरली दिख रही है कि वो सीधे सरकार की कठपुतली बन चुकी है। मैं बता दूं कि हमारे साथ जवान भी हैं और किसान भी हैं और देश के वो जनता भी है जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है। जवानों की बात बॉर्डर के साथ सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं अपने देश के जवानों के साथ। सर, पिछले इतने टाइम से किसानों को तारीख पे तारीख मिल रही है, तो वो तारीख जो है 11वीं भी मिल रही है। अब जो कल को तारीख है वो 11वीं तारीख है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी। कि तारीख पे तारीख क्यों दी जाती है? जब आदमी का खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। आज ये सरकार कारपोरेट घराने के हाथों बिक चुकी है, बंधक हो चुकी है। वो बार बार पूछते हैं। पहले देखा था आपने क्या कहा? जब पूछने के बोला उनका पुआली का मामला निपटा दो, फिर कहा बिजली का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहा? क्या मुख्य बिंदु पर बात करें MSP पे। तो कहीं ना कहीं कोई अगर व्यापारी अपना व्यापार में पैसा लगाएगा तो घाटा कभी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। इन्होंने जो कारपोरेट घरानों ने इन नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए दुनिया भर के पैसे दिए हैं। इसी बिल के माध्यम से इसको पूरा करना चाहते हैं। हर चीज़ बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, आपको हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो बचा ही क्या है? सबसे बड़ा यही कृषि, जो इसको बेचना चाहते हैं वो, और जो कि तारीख पे तारीख दे रहे हैं। और ये निश्चित है कि इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं क्योंकि व्यापारी कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। अर्थात ये तारीख पे तारीख ही मिलती रहेगी जब तक कोई फैसला है किसान, जब तक संसद भवन पर चढ़ाई करके नहीं करेंगे तब तक ये मानने वाला नहीं है, कि पाप कभी हार मानता ही नहीं है, अंत तक नहीं मानता। दुर्योधन ने नहीं माना था, कंस ने नहीं माना था, रावण ने नहीं माना था, अंग्रेजों ने नहीं माना था और मुगलों ने नहीं माना था। नहीं माना तो क्या हासिल हुआ? इनको हराया नहीं जाता, फिर पनपेंगे, इनको नष्ट किया जाता है। इन अंतिम दम तक नहीं मानेंगे। और ये जो भारतीय लोकतंत्र बैठा हुआ है, ये किसी न किसी दिन भारतीय संसद में अपना बिस्तर लगाए, इनको छोड़ के बाई एयर बाहर जाना होगा। भाई, जनवरी में हम ट्रैक्टर से और JCB लेकर दिल्ली में घुसेंगे ना। जो संसद पे चढ़ाई वाली बात है ना, उस संसद पे चढ़ाई का मतलब ये है कि अब किसान समझ गया है कि ये देश किनके हाथों में था और अब जिम्मेदारी खुद के कंधे पे लेनी होगी। और जो बैठा किसान आज सड़क पे है वो संसद तक जाएगा। इसका मतलब ये भविष्य में किसान अपने कंधे पे जवाबदारी लेगा और अब संसद की ओर कूच करेगा और न्याय खुद करेगा। क्योंकि जिस राम के नाम पर ये त्याग करना सिखाते हैं वो राम का चरित्र गलत बताते हैं। राम ने तो बड़े बड़े सिंहासन छोड़ दिए, बड़े बड़े त्याग किए, वनवास भी गए तो अपनी बीबी को साथ लेके गए। तो ये राम का चरित्र सही नहीं बता रहे हैं। और मैं कहता हूँ आप सबको मानिए, लेकिन जब हक की आवाज़ हो तो जरा कृष्ण को भी पढ़िए, गीता को भी पढ़िए, क्योंकि कृष्ण ने हक लेना बताया है और राम ने हक छोड़ना। यहाँ हक लेने की बात है तो हम कृष्ण के उपासक बनकर अब हक लेंगे और वो चक्रव्यूह रच देंगे कि सरकार भूल जाएगी जिस अंधेरे में इस समय जनता को रखे है, जो धर्म और जात पात के नाम पे लड़ा रही है। पिछले 6 वर्षों से मुख्य मुद्दों से भटका रखा है। मुख्य मुद्दे देश के अंदर शिक्षा, रोजगार, संरक्षण और स्वास्थ्य के हैं, जिनसे दूर कर दिया है। आज देखिए, जो कृषि बिल बनना था सरकार को कि भाई आज 6% लोग MSP पर अपना अनाज बेचते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा MSP पर बेच पाएं। मंडी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना था, देश में मंडी सिस्टम बड़ा अच्छा करना था, लेकिन इनने क्या करा? निजीकरण कर दिया उसका भी।
मतलब सरकार जन जन विभागों को नहीं चला पा रही है, उन विभागों को ठेके पे देती चली जा रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इससे सरकारी तंत्र मजबूत कैसे हो रहा है। सरकारी तंत्र तो कमजोर हो रहा है, सरकार कमजोर हो रही है। तो भाई सरकार कमजोर होगी मतलब जनता कमजोर कर रहे हैं ये, और अगर जनता कमजोर होगी तो जनता खुद जवाबदारी लेगी और आगे चल के विधायक से लेके संसद आम जन और किसान ही बनेगा। ऐसे गद्दार नेताओं को आगे से हम हटा देंगे। दीपक जी ने एक बात कही है कि सरकारी तंत्र को बेचा जा रहा है, लेकिन मैं एक सवाल यही करना चाहूँगा कि अगर सरकारी तंत्र घाटे में है तो फिर उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं, और अगर वो घाटे फायदे में है तो फिर सरकार उन्हें बेच क्यों रही है। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आखिर सरकार क्यों कर रही है फिर ऐसा। उद्योगपतियों के लिए, और जैसा कि आप सुबह से सवाल पूछ रहे हैं कि न्यायपालिका ने नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और अंबानी अडानी जी को के पक्ष में फैसला दे दिया है। कैसे दे दिया है? क्योंकि सरकार गई थी, किसान नहीं गए थे न्यायपालिका में। स्टे भी दिया तरह तरह से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसान है और इनका आंदोलन करने का अधिकार है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते ना ये लोग। तमाम तरह से हमें उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने हमारे किसानों को रोकने का कार्य किया, और तरह से अब मुकदमे लगाए जा रहे हैं मेरे देश में। तो भारत के नागरिकों को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से न्यायपालिका का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया है। उसका प्रमाण ये है कि अर्नब गोस्वामी का जो खोला है उन्होंने खेल मुंबई पुलिस ने, उसमें तमाम ऐसी चीज़ों को सामने रखा है जिससे भारत की सरकार पर मतलब ऐसी टिप्पणियां हो गई हैं, ऐसे इनके पर्दे फाश हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कायदे में। आज अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप से इतना प्राप्त हो चुका है और मुंबई पुलिस उसका खुलासा कर चुकी है। अब आगे दिल्ली की पुलिस के हाथ में बात। दिल्ली की पुलिस भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस रही है। वर्तमान में दिल्ली पुलिस की जो स्थितियां हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, यानी कि अमित शाह जी के नेतृत्व में, दिल्ली पुलिस ने अपना पूरा मतलब जो उनका आप कार्यकाल देख लीजिए पूरा, आप देखेंगे किस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके से जनता पे जुल्म किया है। दिल्ली पुलिस की ये स्थिति है मोदी की सरकार में। ये पुलिस की वास्तविकता है। आपने देखा होगा आंदोलन में कि लोग मार रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है, कट्टे से गोली चला रहा है बंदा, उसका फोटो अखबार में भी आ रहा है, लेकिन पुलिस खड़ी हुई है। आज दिल्ली की पुलिस का चरित्र पूरी भारत जानता है, साथ साथ में विश्व जानता है। आज वो दिल्ली पुलिस नहीं रही जिस दिल्ली पुलिस में किरण बेदी जी कभी IPS हुआ करती थी। उनका आज महिला दिवस पे मैं सम्मान करता हूँ और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काटने वाली दिल्ली पुलिस आज एक तड़ीपार के हाथों में किस प्रकार से घूम रही है, वो पिछले 6 सालों में आज दिल्ली का नागरिक भी जानता है, पूरा देश भी जानता है। और ये पाले में जो दिल्ली पुलिस की में गेंद डाली गई है, उसका आगे क्या परिणाम होगा, दिल्ली पुलिस को साबित करना है कि जमीर जिंदा है या मर चुका है। कैसे इन्होंने दिल्ली पुलिस वालों ने आंदोलनों को कुचला, छात्रों को पीटा, ये गैर संवैधानिक तरीके के सारे कार्य किए। दिल्ली पुलिस ने अपना वजूद गिरा दिया। इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान इन्हीं IPS ने काटा था, जिन्हें हम किरण बेदी जी कहते हैं। किरण बेदी जी से आज मेरा सवाल है, आपने उस समय इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काट दिया, आज क्या हुआ पता पड़ा किरण बेदी जी? स्वतंत्रता क्या होती है और शासन क्या होता है? महेंद्र सिंह टिकैत जी जो किसानों के नेता हैं, उनको सम्मान दिया था इस देश में शासन करने वाले लोगों ने। अभी नाम लूंगा तो राजनीति वाली बात हो जाएगी, पक्ष विपक्ष वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये सच्चाई है। महेंद्र सिंह टिकैत को सम्मान देने वाले वो लोग हैं जिनने देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, संविधान की रक्षा की। इतना सम्मान था महेंद्र सिंह टिकैत का कि जो राजनाथ जो आज गृह मंत्री है, जो इससे पहले गृह मंत्री था और आज रक्षा मंत्री है, इन जैसे नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पैरों में गिरे रहते थे। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं की महेंद्र सिंह टिकैत के सामने जीरो वैल्यू थी। ये सम्मान महेंद्र सिंह टिकैत को किसने दिया? देश की सरकार में जो थे जब महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन करते थे। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उसे आतंकवादी, खालिस्तानी। आज देश के किसान को तय करना है, आज देश के किसान को तय करना है कि आपके साथ कौन है और देश का कौन रहा है। आज किसानों को अपने जमीर को आज समझाए, तब आज किसान यहाँ खड़ा है। किसान ने देख लिया कि भारत में राम नाम पे राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले कितने बड़े दोगले और देश के गद्दार हैं, जिन्होंने आज किसान को भी आतंकवादी घोषित कर दिया। सवाल निकल कर आया है कि जनता को 2 भागों में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम, और दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा किसानों की बात, कि आज जो किसान हैं वो सड़क पर आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा यह है, 26 जनवरी को किसान जो है दिल्ली के अंदर घुसेगा, तो क्या वो जो पुलिस है दिल्ली के अंदर
वो सवाल उठाएगी या डंडा उठाएगी? देखिए 26 तारीख को हमने घुसना है, किसान जवान या पूरा आवाम, लेकिन अब वो डंडा उठाए या सवाल पूछे वो तो वो जानती है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि वो डंडा नहीं उठाएगी, सवाल पूछेगी, और सवाल भी पूछने का कोई हक नहीं बनता है। हमको जाना ही जाना है और इसमें किसी का भी अधिकार नहीं है कि उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता था, सरकार भी रोक सकती थी। ये दूसरे के पलड़े में गेंद फेंक रहे हैं, समझ रहे ना। इसका मतलब है कि सारे को अपने डर हो गया है और एक दूसरे के पलड़े में फेंक रहे हैं। पुलिस का क्या अधिकार है बताइए? पुलिस कैसे रोक लेगी? पुलिस की क्या हिम्मत है कि रोक लेगी? उसका अधिकार बनता है क्या रोकना? किस बेस पर पुलिस रोकेगी? क्या हमारा हक नहीं बनता है क्या वहाँ जाना? तो पुलिस कहीं नहीं रोकेगी। एक दूसरे की पलड़े में गेंद फेंक रहे हैं और हम जाएंगे ही जाएंगे। दूसरी बात, एक आप पहले पूछे थे कि बोला था कि उसमें मुस्लिम, हाँ हिंदू मुस्लिम, तो ये तो देखो सरकार की पहले से राजनीति है, राज करने का है, सिर्फ तोड़ने के और राज करना। क्योंकि हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू मुस्लिम करेगा तो मुस्लिम वाले नहीं देंगे तो हिंदू तो देंगे, सत्ता में बैठा रहेगा। लेकिन पूरी जनता, पूरा देश आज समझ गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं चलेगा, कोई जाति नहीं चलेगा। इनका सिर्फ इतना ही काम है, सत्ता में बैठे रहना, सत्ता में बैठ करके और वो करना। सवाल एक ही आया निकल के कि क्या मैं एक सवाल और लूँगा, मैं एक सवाल और लूँगा सर, मैं एक सवाल लूँगा, थोड़ा आगे आ जाएं। सवाल मेरा ये होगा कि जो अभी सर ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम दो भागों में है और वो सरकार की राजनीति करने का मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सब एक हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। हम किसान हैं, किसान का कोई वो नहीं है, ठीक है। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के बच्चे, मगर किसान और सब किसान सब एक ही हैं। चाहे वो मुसलमान भाई है, चाहे हिंदू है, सिख है, चाहे ईसाई है, किसान सब एक हैं। कोई इसमें मुसलमान या हिंदू का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ जी। आर्मी ऑफिसर के पास फिर से जाऊंगा मैं। सर आप बताएं। दो टुक बात आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। जमीन तुम्हारी है, धमक हमारा है। कोई इस बताइए, अभी आप लोग बात कर रहे थे इस देश में लोकतंत्र रह गया है, किस तरह न्यायपालिका बिकी हुई है। आज जब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो गन्ना बकाया है वो 14 दिनों के अंदर में दिया जाए, क्या सरकार ने माना? हम भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हमारा मौलिक अधिकार, हम जाएंगे। और इन्होंने जिस तरह से अर्णव का चैट आया है, वो पूछता है भारत, पूछता है भारत, आज थूकता है भारत। जिस तरह से पीएमओ से चैट लीक हुई है, जिस तरह से इन्होंने जो जवानों की लाशों पर बैठकर उन माँ से पूछो जिसका बेटा शहीद हुआ है, उस औरत से पूछो जिसका पति शहीद हुआ, उस बहन से पूछो, भाई से पूछो क्या गुजरी है। आप जो है उनको मरवाए हो। चैट लिख क्या है, आज प्रधानमंत्री आवास, वित्त प्रधानमंत्री और पूरा जो अर्णव है वो सब दायरे में है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूं कि क्या आप इस सरकार को बर्खास्त करेंगे जो कि सुरक्षा का मामला इंक्वायरी करवाएंगे, और क्या आप अर्णव गोस्वामी को अभी गिरफ्तार करेंगे? क्या अर्णव गोस्वामी को आप सुरक्षा देंगे? नहीं तो मुझे आशंका है कि उसकी हत्या की जा सकती है। तमाम सवाल है, कहाँ है लोकतंत्र? मुझे बताइए। आप लोग कह रहे हैं ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, वो नहीं मान रहे हैं, हम कैसे मान जाएंगे? बताइए मुझे, कहीं लोकतंत्र दिखाई दे रहा है आपको? उन्हीं 4 सदस्यीय टीम जो बिल का पक्ष रखते थे उन्हीं को बनाया गया। अरे भाई, पीड़ित जाता है कोर्ट में, हम गए, सरकार गई, तो सरकार समझे किसी ने समिति की मांग की थी, आपने क्यों दिया? कैसी न्यायपालिका, कैसी सरकार? सरकार हम हैं, हम तय करेंगे 26 तारीख को हम चलेंगे। कोई रोकना होगा रोक लेगा, मैं देख लूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। दो टूक बात, फाइनल बात सुनिए। आपका हिंदू मुसलमान इस समय कहना बेवजह है। इस समय सत्य और असत्य की लड़ाई है। सत्य यहाँ खड़ा है, असत्य वहाँ खड़ा है, वो कुछ भी कर ले। अब हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। हम भारत में जब भी आक्रमणकारियों, आतताइयों, जब भी इस तरह से लोगों का आक्रमण हुआ है, भारत एकजुट हुआ है। ना ये तिरंगा झुका है, ना झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये बहस छोड़ दीजिए, वो जाने दीजिए। जब लोकतंत्र होता है तब बात होती है। इस समय तो तानाशाही बात है। इस समय पूरा देश बचाने की बात नहीं, पार्टी बचाने की बात हो रही है। खुद को अर्णव का चैट क्या बोलता है, क्या कहता है? चढ़ाई करो भारतीय संसद, और हम चढ़ाई कर रहे हैं, कह दो
जिसको गिरफ्तार करना है, जिसको रोकना है रोक ले। लोकतंत्र वाकई में खतरे में है। क्यों? एक बात सुनिए, मुझे 49 दिन हो गए आज। वो वैसे तो मैं साथ ही आया था, उनके जो टिकैत साहब आए मोदी नगर से, मैं उन्हें रिसीव करके लाया। 6 दिन मैं घर रुका हूँ। फिर देखिए, हमें आप खाना कौन खिला रहा है बना के? ये जो हमारे सिख भाई लंगर चला रहे हैं, ये जो हमारे चौधरी लोग वो कर रहे हैं, क्या कोई मोमडन तो यहाँ नहीं लगाया पड़ा है? एक बात बताओ। तो हमारे भाई जब हमें खाना बना के खिला रहा है, हम उनके साथ का खा रहे हैं, वो हमारा बैठ रहे हैं, तो हम में काय की दूरी है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजनीति वालों से, ये जब इनका कोई मरीज हो जा, जैसे इन्हें किसी को मरीज हो जाए, इनका कोई बेटा हो जा, कोई हो जा, क्या खून ब्लड बैंक चलाते हैं तो क्या ये देखते हैं कि किसी मुसलमान का किसी हिंदू का है? तब क्यों नहीं देखते भाई? डॉक्टर क्या देखते हैं ये किसका है? तो हम ये कहना चाहते हैं, हमें क्यों बांटना चाहते हैं? ये हम किसान हैं, हमारी कोई बिरादरी नहीं, हमारी किसान बिरादरी है। और जो हमें बिगाड़ना चाहता है वो हम ये समझ लो देशद्रोही है। हाँ जी, सब जो हम में से नहीं वो देशद्रोही है। सर, लोकतंत्र खतरे में है या फिर देश लोकतंत्र की सीमा पर चल रहा है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई जब 20 सितंबर 2019 को जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे न्यायमूर्तियों ने निकलकर, 4 जज थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। उस दिन लोकतंत्र खत्म हो गया था और अर्णब गोस्वामी ने तो खुद ही ने कह दिया कि जज को खरीद लेंगे हम। तो जब न्यायपालिका खरीदने की बात शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ बच रहा है। देखिए, लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ जनता की अभिव्यक्ति की उसे आज़ादी होती है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आप जरा सा कुछ बोलिए, आप पे देशद्रोही कह देंगे, आपको वामपंथी कह देंगे, आपको राष्ट्रद्रोही बताएंगे ताकतें, आपको पाकिस्तानी कर देंगे, खालिस्तानी कर देंगे, मतलब कि ये सारे सर्टिफिकेट दे डालेंगे। तो लोकतंत्र तो पूरी तरह खतरे में है। आपको जानकारी और सभी को जानकारी होनी चाहिए, देश संविधान से चलता है और संविधान में एक अनुच्छेद नहीं है, 444 अनुच्छेद हैं और इन 444 अनुच्छेद का पालन करना ही देशभक्ति होती है। लेकिन क्या मुझे इस बात का सांसद विधायक जवाब देंगे जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं? जब नोटबंदी हुई तो उस समय आरबीआई गवर्नर को आके उसकी घोषणा करनी थी, लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से मोदी जी आके उसकी घोषणा करते हैं। तो संविधान को तो ताक पे रख दिया, तो मोदी जी देशद्रोही नहीं हुए? फिर दूसरी बात, अभी आप ले लीजिए अनुच्छेद 188 को उठाइए, जिसमें शपथ पत्र याद होना जरूरी है सांसद और विधायकों को। आज वो शपथ पत्र उनको याद भी नहीं होगा। लेकिन हमसे पूछिए आप आर्टिकल 19, आर्टिकल 51, हम आपको बताएंगे हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। लेकिन विधायक और सांसदों से आप अगर उनका शपथ पत्र पूछेंगे तो वो पढ़ के ज्यों का त्यों नहीं बता पाएंगे। तो फिर उन्हें जब शपथ याद नहीं है तो वो क्या देश सेवा करेंगे? अगर उनको शपथ पत्र याद नहीं है तो अनुच्छेद 188 का उल्लंघन है, और अनुच्छेद 188 का उल्लंघन करने पर इन्हें देशद्रोही हम स्वतः घोषित कर देंगे। यार, ये देशद्रोही है सांसद विधायक, देशद्रोही हैं एमपी सांसद। कोई है जो सवाल लेगा इस पर? सर, देशद्रोही हैं एमपी और विधायक। बिल्कुल, सारा देशद्रोही वाला काम ही वो कर रहे हैं। अभी तक जितने भी काम किए हैं सारा देशद्रोही, देश बेचने के काम कर रहे हैं। वो सारे जो है सब चोर है, ये बताइए, सारे चोर का काम कर रहे हैं। सारे के ऊपर केस लगा हुआ है, वही जीत के आ जा रहे हैं जबरदस्ती। बिल्कुल न्यायपालिका को खरीद लेंगे ऐसा चैट लीक हुआ है। पहले उसको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये संसद हत्यारी है। संसद मतलब पूरी भारतीय संसद हत्यारी है। जो यहाँ 121 लगभग जो किसान शहीद हो, उसको जिम्मेदार कौन? ये किसान या सरकार? जो भारतीय संसद में बैठे लोग हैं। नीतियाँ, मानव अधिकार कहता है कि जब स्त्री पुरुष जन्म लेता है तो उसका अधिकार बनता है कि वो अपना जीवन यापन सुखमय और आनंदपूर्वक बिताए, उसे किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट ना हो। सरकार और समाज का दायित्व बनता है कि उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे। क्या उपयुक्त वातावरण का निर्माण सरकार ने किया? ये सरकार हत्यारी है, इस पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए पूरी भारतीय संसद के ऊपर। ये देशद्रोही है, हत्यारी भी है। जय जवान जय किसान का नारा लगा। लास्ट सवाल आपसे लूंगा मैं, ये बताइए, जो कानून की बात हो रही है, न्यायपालिका की बात हो रही है, न्यायपालिका को सर्वोपरि माना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इस टाइम सर्वोपरि है न्यायपालिका? देखिए, आप पहली बात, अर्णब गोस्वामी की जमानत और उसके चैट ने आज बता दिया है कि न्यायपालिका में न्याय हो ही नहीं रहा है। लोकतंत्र की बात है तो इसी संसद में खड़े होकर एक आतंकवादी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे, जिसको इस भारत की न्यायपालिका ने मृत्यु दंड दिया था, उसको राष्ट्रवादी कहा इसी भारतीय संसद में। लोकतंत्र तो है ही नहीं। संविधान भी इस देश में अभी लागू नहीं है, मतलब मान ही नहीं रहे हैं साहब। संविधान की कोई वैल्यू नहीं है इस समय
वर्तमान स्थिति यही है कि भारत में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए आप, NIA को देख लो, वो किन के ऊपर है, किन आतंकवादी कहाँ ढूंढ रही है, संसद में बैठा है आतंकवादी, और इसी NIA ने आपके देवेंद्र सिंह की चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। कहाँ संविधान का पालन हो रहा है गुरु? पुलिस वाले किन्ने पे डंडा मारते हैं, पुलिस वाले छात्राओं के ऊपर हमला करते हैं, पुलिस वाले जब न्यायपालिका ने आदेश दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर के खिलाफ FIR करें, ठीक है, परवेज वर्मा के खिलाफ FIR करें, रागिनी तिवारी के खिलाफ, कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR करें, उस मजिस्ट्रेट को ही रात में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है संविधान? पूरा देश जान चुका है आज कि ये देशद्रोही सत्ता में बैठे हैं। आज भारत को बचाने की लड़ाई हो रही है, भारत को बचाने की। देश बचाना है या नहीं बचाना है, या मान सिंह की तरह से देश को गुलाम बनाना है? आज ये सवाल है भारत के प्रत्येक नागरिक के सामने। 800 साल पहले हमें गुलाम बनाया गया था और हमें गुलाम बनवाने वाला था ठाकुर मान सिंह, और मेरा महाराणा लड़ता रहा, घास की रोटी खाई, और ये देश उदासीनता में पड़ा रहा और 800 वर्ष की गुलामी झेलनी पड़ी। आज वो उदासीनता मत दिखा देना। आज भारत का किसान सरहद पे बैठ के अपने देश को बचाने के लिए एकजुटता के साथ खड़ा है, और देशद्रोही तरह तरह से हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के नागरिकों और मेरे नौजवानों, मेरे देश के बेरोजगारों और मेरे देश के मजदूरों, याद रखना, आज अपने भारत को बचाना है। जिस भारत का निर्माण मेरे देश के मजदूरों तुमने किया है, जिस भारत को तुमने खिला पिला के यहाँ तक पहुँचाया है मेरे देश के किसानों, आज मत भटक जाना, क्योंकि संसद में और भारतीय सरकार आज देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जो आपने कहा बिकाऊ, जो चीज बिकाऊ होती है ना वही बिकती है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहना चाहूंगा कि जो उन्हें बिकाऊ कहा है, क्या आप बिकने वाले हो? और निश्चित रूप से जब एक रिस्पॉन्सिबल चैनल ये कहता है कि बिकाऊ हम संसद खरीद लेंगे, तो साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, ये लोग बिकाऊ हैं, बिक रहे हैं, लेकिन खरीद को दिखाओ इनको, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, इन हवाओं का मोल क्या दोगे, इन प्यार जो प्यारे हमारे पास इनका मोल क्या दोगे? खरीद सकते हो, जो बिकाऊ हो उनको खरीदिए। सही कहा है, आज पूरे न्यायपालिका बिकाऊ है, वो खरीद सकता है, इसमें कुछ शक नहीं। सवाल यही कि न्यायपालिका बिक चुका है या खरीद सकता है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। सर मैं न्यायपालिका के बारे में ही मैं सर आपसे कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, जो कि पूरी देश की पूरी जनता जानती है। सर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे एक न्यायाधीश थे जिन पर कि यौन उत्पीड़न का कुछ आरोप लगाया गया था। फिर उसके कुछ समय बाद ही जब उन्होंने सरकार के अनुरूप फैसला सुना दिया, तो जब रिटायरमेंट उनकी हो गई, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूरा देश जानता है, हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, अभी निवर्तमान ही रहे हैं, और उनको राज्यसभा का सांसद जो है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है, उसने राज्यसभा भेज दिया। क्योंकि राज्यसभा इसलिए भेज दिया क्योंकि उन्होंने उनके अकॉर्डिंग फैसले सुनाए थे। और सर दूसरा ये कि हमारा ये तो हमारी न्यायपालिका हो गई, जो कि हमें क्लियरली दिख रही है कि वो सीधे सरकार की कठपुतली बन चुकी है। और सर दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा चुनाव आयोग है, जिस पर कि हम भरोसा करके अपने मत का अधिकार का प्रयोग करता है पूरा भारतीय जो समाज है, तो सर जब चुनाव आयोग में सर जो हमारे अशोक लवासा जी जो थे, जिन्होंने सरकार के कुछ फैसलों की निंदा की थी, उनको ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका उपाध्यक्ष बना दिया, क्योंकि वो तुरंत ही हाल ही के समय में वो चुनाव आयोग के अध्यक्ष बन जाते। अब जब चुनाव आयोग के अध्यक्ष वो बन जाते तो वो सरकार की जो मंशा थी उसको पूरी नहीं होने देते, इसलिए उन्होंने ADB भेज दिया, न देश में रहेंगे, और अपने मन माफिक उन्होंने चुनाव आयोग की संरचना गठित कर ली। तो सर हम इस देश में, मैं एक नौजवान युवक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अभी जॉब से जा रहा हूँ, परंतु जब इस देश की कंडीशंस देखते हैं तो हमें बड़ा रोना आता है। क्या जो हमारे देश के जो इतने सारे लोग शहीद हुए थे आज़ाद कराने में, हमें इतना लंबा वक्त लगा, इतनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, क्या उनका यही सपना था जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की पूरी जनता और किस तरीके से परेशान है? आप कहीं भी देखिए, कुछ समय पहले आंदोलन दिल्ली में चलते रहे थे, जो कि कुछ हमेशा से जब से ये सरकार बनी है कुछ ना कुछ ऐसे ही मुद्दे आते रहे हैं, जबकि इनने जो वादे किए थे सन 2013 से 12 से लेकर के जो निर्भया वाला कांड हुआ था, उसके बाद से इन्होंने जो संरचना रची थी, पूरे देश की जनता ने इनका सपोर्ट किया था कि हमारे देश को थोड़ा अच्छे माहौल में लाया जाए, परंतु हम इसके जो विपरीत परिस्थितियां होते देखते हैं। पहले के टाइम पर यह था कि कलमाड़ी वगैरह जो घोटाले करते थे तो उनको कांग्रेस ने पकड़वाया था, अपने ही जो नेता थे उन लोगों को उसने जेल में डलवाया था, परंतु आज आप देखिए जो भी घोटाला करता है उसके लिए विदेश में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं।
सर इससे हम बहुत चिंतित हैं कि हमारे देश का क्या होगा। इसके लिए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य समझते हुए आगे आना होगा। और ये किसानों की ही नहीं, पूरे देश की बात है। किसान परेशान हो रहे हैं, तो अब किसान, और आप कहीं भी देख लीजिए, हर एक के लिए, छात्रों के लिए, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इतने घोटाले होते हैं। हमारे गरीब परिवारों में से हम लोग 10 और 5 लाख और 20-25 लाख रिश्वत के नहीं दे सकते, तो हमारा सिलेक्शन रोक दिया जाता है किन्हीं न किन्हीं के कारणों से। और जो लोग पूंजीपति हैं उन लोगों के सारे काम हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से, पूरे देश की जनता से ये हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि कृपया इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और हमारा जो ये योगदान, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आप भरपूर समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहते, चलो बोलिए। कम जिधर शब्दों में अपनी बात रख दो। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं कहता हूँ मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पूछवाया था, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया था। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पूछवाया था। राष्ट्रीयवाद की चाट मलाई, राष्ट्रीयवाद की चाट मलाई, राष्ट्रीयवाद में बड़ा जोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है।